भरा पड़ा है। वक्त वक्त पर हमारी इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे योद्धाओं ने जन्म लिया कि जिन्होंने अपनी होशियारी के बलबूते पर हमारी इस दुनिया में बड़ी बड़ी सल्तनतें कायम कर दी। न सिर्फ बड़ी बड़ी सल्तनतें कायम की बल्कि उनको इतना ताकतवर भी बनाया कि वो सैकड़ों सालों तक हमारी इस दुनिया पर मौजूद रहीं। लेकिन दोस्तों, जैसा कि वो एक मशहूर अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है सना खैरियत से। आज इंशाल्लाह जिस वीडियो देखने जा रहे हैं RH नेटवर्क चैनल का नाम है। इनका चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोग चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। आज की वीडियो बहुत बेहतरीन वीडियो होने वाली है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो भी थी, बहुत अच्छी वीडियो थी और इबरतनाक वीडियो थी। वो इसलिए कि जो तमाम हुकूमतें जो इस दुनिया में सैकड़ों साल पहले आई और चली गई, जैसे कि अपने इंडिया में मुग़ल हुकूमत हुई, उनके वारिस आज कहाँ हैं। एरतुगरुल गाज़ी हम सब जानते हैं। एरतुगरुल गाज़ी के सीरियल हम लोग सब ने देखे हैं। सल्तनत उस्मानिया उसका नाम था। उनके बेटे उस्मान गाज़ी ने उनकी सल्तनत जो की बुनियाद रखी थी उस्मान गाज़ी ने। तो आज एरतुगरुल गाज़ी की नस्लें कहाँ हैं, क्या हैं या नहीं हैं, और हैं तो कहाँ हैं। इसी तरह से टीपू सुल्तान थे, एक महान बहादुर इंसान थे। उनकी क्या बोलते हैं नस्ल क्या ज़िंदा है या नहीं है, और हैं तो कहाँ हैं। ये वीडियो इसी टॉपिक पे है कि जितने भी हुक्मरान गुजरे हैं पुराने, मतलब अपने इंडिया के हों चाहे बाहर के हों, उनकी नस्लें आज इस वक्त कहाँ मौजूद हैं, क्या वो किस हाल में मौजूद हैं। आइए यही जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के ज़रिए से। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे उसको शेयर ज़रूर करिएगा और लाइक करिएगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। दोस्तों, हमारी इस दुनिया का इतिहास बड़े बड़े योद्धाओं से भरा पड़ा है। वक्त वक्त पर हमारी इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे योद्धाओं ने जन्म लिया कि जिन्होंने अपनी होशियारी के बलबूते पर हमारी इस दुनिया में बड़ी बड़ी सल्तनतें कायम कर दी। न सिर्फ बड़ी बड़ी सल्तनतें कायम की बल्कि उनको इतना ताकतवर भी बनाया कि वो सैकड़ों सालों तक हमारी इस दुनिया पर मौजूद रहीं। लेकिन दोस्तों, जैसा कि वो एक मशहूर कहावत है कि इंसान की किस्मत का पहिया हमेशा घूमता रहता है। हम में से कोई भी इंसान नहीं जानता कि आखिर आने वाले दिनों के लिए हमारी किस्मत में क्या लिख दिया गया है। और बिल्कुल यही हाल इतिहास के इन मशहूर और ताकतवर योद्धाओं के साथ भी हुआ था, क्योंकि ये योद्धा तो इतिहास की बड़ी बड़ी और ताकतवर सल्तनतें कायम करने के बाद इस दुनिया से चले गए, लेकिन आने वाले दिनों में दुनिया की दूसरी चीजों की तरह ही इनकी सल्तनतें भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गईं। और आज के दौर में ऐतिहासिक किताबों के अलावा इनकी इन ताकतवर सल्तनतों का जिक्र कहीं पर भी नहीं मिलता है। फिलहाल दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के सामने इतिहास के कुछ ऐसे ही मशहूर योद्धाओं की औलादों का जिक्र करेंगे। यानी हम आपको बताएंगे कि दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतवर सल्तनतों की बुनियाद रखने वाले इन योद्धाओं की औलादें आज के दौर में हमारी इस दुनिया में कहाँ मौजूद हैं, और जहाँ भी मौजूद हैं तो आखिर किस हाल में अपनी जिंदगी गुजार रही हैं। सबसे पहले बात करते हैं अर्तुगरुल गाज़ी के बारे में कि आखिर अर्तुगरुल गाज़ी की नस्लें आज के दौर में हमारी इस दुनिया में कहाँ और किस हाल में मौजूद हैं। आपको बताते चलें कि ये वही अर्तुगरुल गाज़ी हैं कि जिनके बेटे यानी उस्मान गाज़ी ने हमारी दुनिया की एक ताकतवर सल्तनत की बुनियाद रखी थी। एक ऐसी ताकतवर सल्तनत कि जिसने हमारी दुनिया के एक बड़े हिस्से पर लगभग 600 साल से भी लंबे वक्त तक राज किया था, और इस सल्तनत को इतिहास में सल्तनत उस्मानिया के नाम से जाना जाता है। अर्तुगरुल गाज़ी के मौजूदा वंशज यानी मौजूदा वारिसों के नाम दुंदार अली उस्मान और हारून उस्मान है। ये दोनों सगे भाई हैं और रिश्ते में सल्तनत उस्मानिया के आखिरी ताकतवर सुल्तान यानी अब्दुल हमीद सानी के सगे परपोते हैं। यानी सुल्तान अब्दुल हमीद सानी रिश्ते में इन दोनों के परदादा हैं। आपको बताते चलें कि बड़े भाई यानी दुंदार अली उस्मान का तो अभी 2021 में ही इंतकाल हो गया है, जिसकी वजह से अब उनके छोटे भाई यानी हारून उस्मान को सल्तनत उस्मानिया के खानदान का नया खलीफा बनाया गया है। बात करते हैं दुंदार अली उस्मान की जिंदगी के बारे में। 1923 में जब सल्तनत उस्मानिया को खत्म किया गया था तो सल्तनत उस्मानिया के सारे ही वारिसों को उनके अपने ही देश यानी तुर्की से बाहर निकाल दिया गया था, ताकि किसी भी तरह से तुर्की के लोग शाही खानदान से मोहब्बत होने की वजह से अपने ही देश के सिस्टम के खिलाफ खड़े न हो जाएं। इतना ही नहीं, मॉडर्न तुर्की के हुक्मरान यानी मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने पूरे शाही खानदान को टुकड़ों में भी बांट दिया। यानी खानदान के कुछ लोगों को अगर फ्रांस भेजा तो कुछ लोगों को मिस्र भेजा। इस तरह से टुकड़ों में बढ़ जाने की वजह से अब पूरा उस्मानी खानदान कमजोर हो गया और बहुत जल्द ही इनमें से बहुत सारे लोगों के घरों पर गरीबी ने भी दस्तक दे दी और इनमें से ज्यादातर लोग गरीबी में ही अपनी जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए थे। ऐसे ही मुश्किल भरे हालात में 1935 में सीरिया के दमिश्क शहर में दुंदार अली उस्मान की पैदाइश हुई थी। इनके फादर यानी वालिद का नाम शहजादे मोहम्मद अब्दुल करीम था। इनके वालिद के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने सल्तनत उस्मानिया के खत्म होने के बाद दोबारा उसको कायम करने के लिए बहुत कोशिश की थी, और इन्हीं कोशिशों की वजह से ही सिर्फ और सिर्फ 29 साल की उम्र में 1935 में उन्हें कत्ल कर दिया गया था। जिस वक्त उनकी मौत हुई उस वक्त दुंदार अली उस्मान बहुत छोटे थे। यानी दुंदार अली उस्मान के सर से उनके वालिद का साया बचपन में ही उठ गया था। दुंदार अली उस्मान अपने खानदान के एक बहुत ज्यादा पढ़े लिखे और काबिल इंसान माने जाते थे। 1974 में जब तुर्की गवर्नमेंट की तरफ से सल्तनत उस्मानिया के खानदान के लोगों को दोबारा तुर्की में आने की इजाजत मिली तो दुनिया भर के बहुत सारे मुल्कों में रहने वाले उस्मानी खानदान के बहुत सारे लोग तुर्की देश वापस पहुंच भी गए थे। लेकिन दुंदार अली उस्मान ने तुर्की जाने से मना कर दिया और उन्होंने अपनी बाकी जिंदगी सीरिया की दमिश्क में ही गुजारने का फैसला किया। लेकिन सन 2011 में कि जब सीरिया के अंदर सिविल वॉर अपनी ऊंचाइयों पर था, यानी सीरिया के हालात हद से ज्यादा खराब हो चुके थे, तो अचानक से सारे इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स में ये खबर फैलने लगी कि सल्तनत उस्मानिया के वारिस यानी दुंदार अली उस्मान सीरिया में फंसे हुए हैं और उनकी जान को हद से ज्यादा खतरा है। ये खबर फैलते ही तुर्की देश में भी एक अफरा तफरी का माहौल बना, जिसके जवाब में तुर्की के राष्ट्रपति यानी रजब तैयब अर्दोगान
ने फौरन फैसला लेते हुए दुमदार अली उस्मान को सीरिया से निकलवा कर तुर्की देश बुलवाया और तब से दुमदार अली उस्मान तुर्की में ही रहने लगे थे। दुमदार अली उस्मान को 2017 में ही उस्मानी खानदान का नया सरदार बनाया गया था। अब आप में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये सवाल भी जरूर आता होगा कि जब सल्तनत उस्मानिया 1922 में खत्म हो गई थी तो आखिर उस्मानी खानदान के सरदार आज भी क्यों बनाए जाते हैं। तो दोस्तों आपको हम बताते चले कि 1922 में सल्तनत उस्मानिया के खत्म होने के बाद भले ही पूरा उस्मानी खानदान आपस में टुकड़ों में बढ़ चुका था, लेकिन उसके बावजूद भी इन सभी लोगों ने अपने बाप दादा की रिवायतों को खत्म नहीं किया और आज तक ये लोग अपने खानदान में से किसी भी बुजुर्ग इंसान को अपने खानदान का सरदार जरूर बनाते हैं। दुमदार अली उस्मान को भी 2017 में तभी उस्मानी खानदान का नया सरदार बनाया गया था कि जब पुराने सरदार का इंतकाल हो गया था। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि दुमदार अली उस्मान रिश्ते में सल्तनत उस्मानिया के मशहूर और ताकतवर सुल्तान यानी सुल्तान अब्दुल हमीद के परपोते हैं, यानी सुल्तान अब्दुल हमीद रिश्ते में इनके परदादा थे। इसके अलावा अगर आपको उस्मान गाजी और अर्तुगरुल गाजी से देखना है तो आपको बताते चले कि उस्मान गाजी से ये 45वीं नस्ल में है और अर्तुगरुल गाजी से 46वीं नस्ल में है। दोस्तों अब बात करते हैं भारत के इतिहास की सबसे ताकतवर सल्तनत यानी मुगल सल्तनत के बारे में कि आखिर मुगल सल्तनत के बादशाहों की औलादें आज के दौर में हमारी इस दुनिया में कहां और किस हाल में मौजूद हैं। आपको बताते चलें कि ख्वाजा हसन निजामी ने अपनी किताब यानी बेगमात के आंसू में 1857 की मुगलों की वो दर्दनाक कहानी बयान की है कि जब अंग्रेजों ने मुगल सल्तनत को खत्म किया था। 1857 में जब मुगल सल्तनत पूरी तरह से खत्म हो गई और लगभग पूरे ही भारत पर अंग्रेजों का राज हो गया तो उन्होंने सबसे पहले बहादुर शाह जफर को उनके पूरे खानदान के साथ लाल किले में कैद कर दिया था। उसके बाद बहादुर शाह जफर के लगभग 21 बेटों में से 18 बेटों को कत्ल कर दिया गया और इन 18 बेटों में से भी 3 बेटों के सरों को उनकी बॉडी से अलग करके दिल्ली के खूनी दरवाजे पर लटकाया गया ताकि भारत का जो भी इंसान इन सरों को देखे तो वो डर की वजह से कांप उठे और हमारे खिलाफ कभी बगावत करने की हिम्मत न दिखा सके। अंग्रेजों के इस खतरनाक जुल्म सितम से बहादुर शाह जफर के सिर्फ 3 बेटे ही महफूज रह सके थे, जिनमें से एक का नाम मिर्जा जवान बख्श, जबकि दूसरे का नाम मिर्जा शाह अब्बास और तीसरे का नाम किस्मत बेग था। आपको बताते चलें कि जब इतना सब कुछ करने के बावजूद भी अंग्रेजों का दिल नहीं भरा तो उन्होंने एक बूढ़े इंसान यानी बहादुर शाह जफर के खिलाफ भी मुकदमा चलाया और उनके खिलाफ जिलावतनी का ऑर्डर जारी किया गया। मुगल सल्तनत के आखिरी सुल्तान यानी बहादुर शाह जफर को उनकी एक बीवी जिसका नाम जीनत महल था और उनके 2 बेटे जिनमें से एक का नाम मिर्जा जवान बख्श और दूसरे का नाम शाह अब्बास था, उनके साथ हिंदुस्तान से निकाल दिया गया। हिंदुस्तान से निकाले जाने के बाद बहादुर शाह जफर ने अपनी बीवी और दोनों बेटों के साथ बाकी बची हुई जिंदगी बर्मा में गुजारी। बहादुर शाह जफर की जिंदगी के ये तमाम दिन बड़े ही दर्द भरे थे। बहादुर शाह जफर इतने गरीब हो चुके थे कि उनके पास खाने पीने तक के लिए पैसे नहीं थे। आखिरकार 1862 में जब मुगल सल्तनत के आखिरी सुल्तान यानी बहादुर शाह जफर का बर्मा के रंगून में इंतकाल हुआ तो अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर के दोनों बेटे यानी मिर्जा जवान बख्श और मिर्जा शाह अब्बास को सिर्फ इस शर्त पर जिंदा रखा कि वो कभी भी हिंदुस्तान नहीं आएंगे। लिहाजा बहादुर शाह जफर के दोनों बेटों ने अंग्रेजों की ये शर्त मान ली थी, क्योंकि दोस्तों अंग्रेजों को ये डर था कि अगर ये दोनों बेटे हिंदुस्तान में आएंगे तो मुगल सल्तनत के आखिरी सुल्तान यानी बहादुर शाह जफर की औलाद होने के नाते ये हमारे खिलाफ बगावत कर सकते हैं। दोस्तों इसी डर से अंग्रेजों ने कभी भी बहादुर शाह जफर के इन दोनों बेटों को हिंदुस्तान की तरफ नहीं आने दिया और इन दोनों बेटों ने अपनी पूरी जिंदगी बर्मा के इलाके में ही गुजार दी थी। दोस्तों इतिहास के पन्नों को पलटने पर यह मालूम चलता है कि बहादुर शाह जफर के इन दोनों बेटों में से शाह अब्बास ने रंगून में ही शादी कर ली थी और उनकी बहुत सारी औलादें हुई थी। आज के दौर में वो तमाम औलादें गरीबी की वजह से बहुत ही बुरी जिंदगी गुजार रही हैं। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि शाह अब्बास की औलादें इतनी ज्यादा गरीब हैं कि आज के दौर में वो रंगून के एक बदबूदार गलियों के इलाके में झुग्गियों में रहने पर मजबूर हैं। दोस्तों वहीं दूसरी तरफ बहादुर शाह जफर के पहले बेटे यानी मिर्जा जवान बख्श की सिर्फ एक औलाद थी जिसका नाम था मिर्जा जमशेद बख्श। मिर्जा जवान बख्श की बीवी नवाब जमानी बेगम के पेट से पैदा हुए थे। 1884 में जब जिगर की बीमारी की वजह से बहादुर शाह जफर के पहले बेटे यानी मिर्जा जवान बख्श का इंतकाल हो गया तो उसके कुछ ही दिनों के बाद मिर्जा जवान बख्श की बीवी यानी जमानी बेगम का भी इंतकाल हो गया। अब मिर्जा जवान बख्श का बेटा यानी बहादुर शाह जफर का पोता तनहा रह गया था। मिर्जा जमशेद बख्श अपने वालिद मिर्जा जवान बख्श और अपनी मां जमानी बेगम के इंतकाल के बाद इंडिया वापस आ गए, क्योंकि उस वक्त तक हिंदुस्तान के हालात कुछ अच्छे हो चुके थे। मिर्जा जमशेद बख्श ने हिंदुस्तान में आकर नादरा बेगम नाम की एक औरत से शादी की जिनसे सिर्फ उनकी एक ही औलाद पैदा हुई जिसका नाम तारीख के पन्नों में मिर्जा बेदार बख्श बताया जाता है। दोस्तों अभी मिर्जा बेदार बख्श बहुत ही कम उम्र के थे कि अचानक से उनके सर से उनके माँ बाप का साया उड़ गया था, यानी वो अनाथ हो गए थे। अपने माँ बाप के इस दुनिया से चले जाने के बाद मिर्जा बेदार बख्श ने छोटे मोटे काम करके अपनी जिंदगी गुजारना शुरू कर दी थी, लेकिन इस दौरान वो अपनी पहचान छुपाए रहे, यानी किसी को भी नहीं पता था कि ये मुगल सल्तनत के आखिरी सुल्तान बहादुर शाह जफर की औलादों में से हैं। लेकिन जब हिंदुस्तान के आजाद होने के बाद धीरे धीरे लोगों को मिर्जा बेदार बख्श की पहचान के बारे में मालूम चला और लोगों ने ये जान लिया कि मिर्जा बेदार बख्श मुगल सल्तनत के आखिरी सुल्तान यानी बहादुर शाह जफर के पड़पोते हैं, तो मिर्जा बेदार बख्श को भारत सरकार की तरफ से बहादुर शाह जफर के पड़पोते की हैसियत से महीने पर पेंशन मिलने लगी। 1950 में मिर्जा बेदार बख्श ने सुल्ताना बेगम नाम की एक औरत से शादी की। सुल्ताना बेगम से मिर्जा बेदार बख्श के 6 बच्चे पैदा हुए, जिनमें से 5 बेटियां और 1 बेटा था। दोस्तों मिर्जा बेदार बख्श जब तक इस दुनिया में जिंदा रहे तब तक तो भारत सरकार हर महीने उनको कुछ रुपए पेंशन देती रही, लेकिन जब 1980 में मिर्जा बेदार बख्श की वफात हो गई तो भारत सरकार ने उनकी बेवा यानी सुल्ताना बेगम और उनके बच्चों को पेंशन देना बंद कर दी। पेंशन बंद होने की वजह से मिर्जा बेदार बख्श की फैमिली की हालत बुरी होती चली गई, दिन ब दिन गरीबी बढ़ती चली गई। जब हालात ज्यादा खराब हो गए तो मिर्जा बेदार बख्श की बेवा बीवी यानी सुल्ताना बेगम ने कोलकाता के डॉलीगंज इलाके में चाय की एक छोटी सी दुकान खोल ली, जिससे उनके बच्चों का पेट भर जाया करता था। दोस्तों सुल्ताना बेगम को भारत सरकार की तरफ से मुगल सल्तनत का खानदानी होने की हैसियत से एक घर भी दिया गया था, लेकिन बाद में सुल्ताना बेगम ने कई इंटरव्यूज में ये बताया था कि वो घर उनसे छीन लिया गया था। किसी दौर में पूरे भारत पर हुकूमत करने वाले मुगल खानदान की ये छोटी सी फैमिली कोलकाता के एक छोटे से कच्चे मकान में रहने पर मजबूर है। अब बात करते हैं टीपू सुल्तान के बारे में।
दोस्तों आज टीपू सुल्तान को कौन नहीं जानता है। मैसूर के टीपू सुल्तान की बहादुरी के किस्से आज पूरी दुनिया में मशहूर हैं। लेकिन दोस्तों किस्मत का सिरम देखिए कि आज टीपू सुल्तान जैसे होशियार और बहादुर हुक्मरान की औलादे भी दुश्वार जिंदगी जीने पर मजबूर हैं। दोस्तों वैसे तो टीपू सुल्तान के 12 बेटों में से 7 बेटे ऐसे हैं कि जिनका कोई भी जिंदा वारिस आज इस दुनिया में मौजूद नहीं है, और बचे हुए 5 बेटों में से सिर्फ 2 बेटे यानी गुलाम मोहम्मद और मुनीरुद्दीन की औलादों के ही हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, जिनसे ये पता चलता है कि इन दोनों की औलादे भी आज हमारे देश इंडिया में गरीबी की जिंदगी जीने पर मजबूर हैं। कोई छोटा सा दुकानदार है तो कोई 2 वक्त की रोटी के लिए मजदूरी करने पर मजबूर है। बल्कि हैरानी की बात तो ये है कि टीपू सुल्तान के कुछ वारिस तो ऐसे भी हैं कि जो आज रिक्शा चलाते हैं। फिलहाल दोस्तों आज ये था हमारा रिएक्शन जो हमने देखा कि एक टाइम था बड़ी बड़ी रियासतों के मालिक थे, हुकूमरान थे, आज उनकी नस्लें किस हाल में हैं हमने देख लिया। एरतुगरुल गाजी अल्हम्दुलिल्लाह उनकी नस्ल तो खैर ज़िंदा है और अच्छे पैमाने पे हैं, जो इस टाइम तुर्की में मौजूद है और उनके वहाँ उनको फैसिलिटी गवर्नमेंट ने दी है। और एक हमारे वहाँ है अपने इंडिया में टीपू सुल्तान की जो नस्ल है, बेचारे 2 वक्त की रोटी के लिए वो परेशान हैं। कोई रिक्शा चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है। तमाम जितने ही बादशाह गुजरे उनकी समझ ली नस्लें आज बहुत ही ख़राब हालात में हैं। अब ये क्यों हैं ये तो अल्लाह ही बेहतर जाने। बहरहाल ये था हमारा रिएक्शन जो हमने देखा। जो भी हुक्मरान गुजरे हैं अपने इंडिया में या और भी कहीं, उनकी नस्लों के बारे में वीडियो थी। तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इसको शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, मेरे चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब भी करिएगा। तो फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।